क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक छोटी सी चूक के बाद जैसे सब कुछ ढलान पर जाने लगता है? हाँ, मतलब एक गलती दूसरी को खींच लाती है ऐसा। बिल्कुल। आज हम इसी इसी उलझन पर बात करेंगे। और ये हमारे सीखने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है ना। हाँ, और कैसे ये रोजमर्रा की जिंदगी और बड़ी चुनौतियों दोनों में हमें संभलने में मदद कर सकता है। अच्छा। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। कल्पना करें एक व्यस्त सड़क और कोई है शायद अपने ख्यालों में गुम। हम्म। स्रोत में एक वाक्य का जिक्र है जो इस बात को काफी अच्छे से समझाता है। एक महिला हेडफोन लगाए हुए शायद संगीत सुन रही थी ओके। और सड़क पार करने लगी। ध्यान कहीं और था तो उसने गलत दिशा में देखा और सड़क के बीच आ गई। ओह। तभी एक साइकिल सवार आया। टक्कर होते होते बची, बस हल्का सा छूकर निकल गया वो। बाल बाल बच्ची मतलब। यहाँ एक अहम मोड़ था। वो महिला थोड़ी सहमी जरूर पर सुरक्षित थी। हाँ, वो चाहती तो फुटपाथ पर वापस जा सकती थी, सब ठीक हो जाता। बिल्कुल, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और यहीं पर जैसा आपने कहा बात गहरी हो जाती है। कैसे? सुरक्षित जगह लौटने के बजाय वो महिला क्या करती है, वो पलटकर साइकिल वाले पर चिल्लाने लगती है। अच्छा। गुस्से में। हाँ बिल्कुल, गुस्से में। उसका पूरा ध्यान उस पहली छोटी सी घटना पर अटक गया और उसकी पीठ वो आने वाले ट्रैफिक की तरफ हो गई। वो उस पल में जैसे फंस गई। समझ गया। वो उस पहली चूक से आगे नहीं बढ़ पाई। तो फिर क्या हुआ? नतीजा दुखद था। जब वो साइकिल वाले पर चिल्ला रही थी, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो अभी सड़क के बीच में है। ओ नहीं। एक टैक्सी आई और उसे टक्कर मार दी। ओहो, ये वाकया दिखाता है कि अक्सर पहली गलती उतनी नुकसानदेह नहीं होती सही बात है। जितना कि उसके बाद अपना आपा खो देना, संतुलन खो देना। हाँ। और गलतियों की एक लड़ी बना लेना। स्रोत डाउनवर्ड स्पाइरल कहा गया है, मतलब नीचे की ओर जाने वाला चक्कर। एक चूक आपको और नीचे खींचती जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गलती से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम उसके बाद करते क्या हैं, हमारी प्रतिक्रिया। हाँ, हमारी प्रतिक्रिया वो कैसे तय करती है कि हम संभलेंगे या और उलझेंगे। इसी बात को सीखने के दो अलग अलग नजरियों से जोड़ते हैं। दिलचस्प है ये। अच्छा, कौन से दो नजरिया? पहला नजरिया है एंटिटी थ्योरी। एंटिटी थ्योरी ये वो सोच है जहां लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी बुद्धिमत्ता वो जैसे पत्थर की लकीर है। मतलब फिक्स्ड है, या तो आप किसी काम में स्मार्ट हैं या नहीं, ऐसा? हाँ बिल्कुल, आपकी क्षमता तय है, उसे बदला नहीं जा सकता, ऐसी सोच। और दूसरा है इंक्रीमेंटल थ्योरी। इंक्रीमेंटल थ्योरी ये मानने वाले सोचते हैं कि मेहनत से, अभ्यास से, सही रणनीति अपनाकर किसी भी हुनर को सीखा जा सकता है और उसमें बेहतर बना जा सकता है। हाँ, ये मानते हैं कि क्षमता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, कदम दर कदम जिसे तय किया जाता है। ये तो काफी अलग सोच है। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, आपने कहा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जिन बच्चों में ये सोच होती है कि वे बस स्मार्ट हैं, मतलब एंटिटी थ्योरी वाले, वे अक्सर मुश्किल आने पर जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे नाकाम हुए तो इसका मतलब है कि वे स्मार्ट ही नहीं है। वो नाकामी को अपनी पहचान पर हमले की तरह देखते हैं। समझ गया। जबकि दूसरी तरफ? हाँ, इसके विपरीत जो बच्चे इंक्रीमेंटल थ्योरी में यकीन रखते हैं कि वे मेहनत से सीख सकते हैं, वो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं। सीखने का मौका? हाँ, वे असफल होने पर हताश जरूर हो सकते हैं, पर वे इसे अपनी काबिलियत पर सवाल की तरह नहीं देखते। उनमें एक तरह का लचीलापन होता है, रेजिलियंस। तो वो हार के बाद भी कोशिश जारी रखते हैं, वापसी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो सड़क वाली महिला की कहानी और ये सीखने के दो नजरिए, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। हाँ, जुड़ते हैं। ये दिखाते हैं कि चाहे वो शतरंज का खेल हो, पढ़ाई हो या बस सड़क पार करना जैसा रोज का काम, जब हमसे कोई चूक होती है तो उस पल में अटक जाने के बजाय रुककर, संभल कर वर्तमान में वापस लौटना कितना जरूरी है। बिल्कुल। एक और उदाहरण देते हैं। अच्छा। जब भी खेल में कोई गलती हो तो तुरंत अगली चाल चलने के बजाय एक गहरी सांस लो, दिमाग शांत करो और फिर खेल पर ध्यान वापस लाओ। ये तो अच्छी सलाह है। हाँ, और एक छात्र ने इसे याद रखा। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का एक बहुत अहम मैच था। उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसे लगा बस अब सब खत्म। पर तभी उसे सड़क वाली उस महिला की कहानी याद आई थी। अच्छा। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला, फोकस वापस लाया और वो मैच जीत गया। वाह,
मतलब उसने उस डाउनवर्ड स्पाइरल को बनने से रोक दिया। हाँ, उसने उस चक्कर को तोड़ दिया। ये सचमुच सोचने वाली बात है। हम सब रोज छोटी बड़ी चूक करती हैं। हाँ, और हर चूक एक तरह से एक चौराहा है, नहीं? एक रास्ता है उस गलती में उलझकर और गलतियां करने का, और दूसरा रास्ता है उसे एक सीखने का मौका मानकर संभल कर आगे बढ़ने का। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि अगली बार जब कोई छोटी सी चूक हो, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या हम उस पहली गलती के शोर में, उस गुस्से में या उस निराशा में खो जाएंगे? या फिर एक पल ठहर कर, एक गहरी सांस लेकर सीखने वाले नजरिए से आगे बढ़ेंगे? अच्छा, एक बात उभर कर आती है, जैसे जैसे वो जंगली घोड़े वाली मिसाल है हाँ हाँ, बिल्कुल। कि भाई आप उसे डराकर मतलब जबरदस्ती काबू करते हैं या फिर उसका स्वभाव समझकर उसके साथ चलते हैं। सही। और यही चीज सीखने पर भी लागू होती है। मतलब दो अलग अलग सोच हैं। एक तो ये, जैसे कुछ शतरंज कोच मानते हैं कि देखो एक सिस्टम है, छात्र को उसी में ढलना होगा, भले ही उसकी अपनी खेलने की स्टाइल अलग हो। हाँ बिल्कुल, भले ही उसकी ताकत कहीं और हो, सिस्टम सबसे ऊपर है, ऐसा मानते हैं वो। अच्छा, और दूसरा नजरिया? वो क्या कहता है? दूसरा वाला थोड़ा अलग है। वो कहता है कि नहीं, छात्र की जो नेचुरल टैलेंट है, जो उसकी अपनी खासियत है, उसे पहचानो। हाँ, उसे पहचानो और उसे निखारो। जैसे अगर कोई खिलाड़ी अटैकिंग खेलना पसंद करता है, तो क्यों ना उसकी अटैकिंग स्किल्स कोई और शार्प किया जाए, अजाए इसके कि उसे डिफेंसिव खेलने पर मजबूर करें। बिल्कुल, मतलब उसकी आत्मा को कुचलने के बजाय उसे और बढ़ने देना, उसकी ताकत पर खेलने देना। ये तो बड़ा फर्क है। एक है थोपना, दूसरा है साथ लेकर चलना। हाँ, लेकिन जो कुछ नया सीखते हैं, शुरुआत में तो मुश्किल होती है, गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हम थोड़ा कमजोर सा महसूस करते हैं। यहीं पर वो हार में निवेश वाली बात आती है ना? हाँ, ये बहुत बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल है। वो ताई ची के पुश हैंड्स का उदाहरण था ना? हाँ था। वो एक पार्टनर एक्सरसाइज है, बैलेंस और सेंसिटिविटी के लिए। अच्छा। उसमें क्या होता है, शुरुआत में आपको धक्का खाना पड़ता है, आप अपना बैलेंस खोते हैं। अब अगर कोई इस शुरुआती हार को मतलब ईगो पर ले ले कि मैं कैसे हार सकता हूँ, तो वो सीख नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। आपको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, शायद वो पलटकर तुरंत जवाब देने वाली आदत। हाँ हाँ। और नई तकनीक अपनाने में जो शुरू में अजीब लगता है या कमजोरी महसूस होती है, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। वो एक मुश्किल ट्रेनिंग पार्टनर का भी जिक्र था, शायद इवान नाम था। हाँ, वो उदाहरण बड़ा अच्छा है। वो दिखाता है कि कैसे कोई ऐसा साथी जो आपको बार बार हराता है, वही सबसे अच्छा टीचर बन सकता है। हाँ, अगर आप हर हार से कुछ सीखने को तैयार हैं, बस वो अहंकार को साइड में रखना है और प्रोसेस पर ध्यान देना है। तो ये शुरुआती हार, ये असल में सीखने की एक तरह से नींव है। बिल्कुल। तो पहले हार को मानना और फिर शायद गहराई पर फोकस करना, वो छोटे दायरे बनाने वाली बात। सही पकड़ा। मतलब बहुत सारी चीजें ऊपर ऊपर से जानने के बजाय कुछ चीजों को बहुत गहराई से समझना। एकदम सही। जैसे वो मुक्केबाज के पंच का उदाहरण था। हाँ, शुरू में हो सकता है उसका हाथ का मूवमेंट बड़ा हो, खुला हो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो उसी पंच को बहुत छोटे एफिशिएंट मूवमेंट में बदल देता है। बाहरी दिखावा कम, लेकिन तकनीक का सार, उसकी ताकत वो बढ़ जाती है। अच्छा। यही बात शतरंज के बेसिक्स पर लागू होती है, जैसे एंड गेम। अगर उसमें महारत है तो मुश्किल सिचुएशन में भी काम आती है। हाँ, वो अपने आप नेचुरली इस्तेमाल में आ जाती है। तो निचोड़ यही है कि गहराई चौड़ाई से ज्यादा जरूरी है, क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर है। फाउंडेशंस की गहरी समझ। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे चोट लग गई, ये तो एक रुकावट है। हाँ, बड़ी रुकावट लगती है। लेकिन क्या ये भी सीखने का एक जरिया बन सकती है? वो हाथ टूटने वाली घटना का जिक्र था। हाँ, बन सकती है। और वो उदाहरण यही दिखाता है, जब आपकी फिजिकल कैपेसिटी लिमिट हो जाती है तो ध्यान कहीं और जाता है। हाँ, तब ध्यान अक्सर चीजों के मेंटल या टेक्निकल या जो अंदरूनी पहलू हैं उन पर चला जाता है। एक हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ी तो उससे ना सिर्फ दूसरा जो कमजोर हाथ था वो मजबूत हुआ, बल्कि खेल की समझ भी गहरी हुई। हाँ, बैलेंस, डिफेंस, इन सब की समझ गहरी हुई। बॉडी ने मतलब मुश्किलों से निपटने के नए ज्यादा कुशल तरीके ढूंढ लिए। तो ये दिखाता है कि अगर नजरिया सही हो तो मुश्किलें भी मौके बन सकती हैं रचनात्मक विकास के। और इस तरह की गहरी समझ और अभ्यास से क्या इंसान की जो प्रेजेंस है, उसका फोकस वो भी बदलता है? हाँ, बिल्कुल बदलता है। वो अमेज़न जंगल में जगुआर वाली कहानी थी एक। हाँ, वो तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी, लेकिन प्रिंसिपल वही है।
गहरी महारत और अभ्यास से ना समय का एहसास बदल सकता है। समय का एहसास कैसे? एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो जानकारी के बड़े बड़े हिस्सों को एक साथ प्रोसेस करना सीख जाते हैं। इसे चंकिंग कहते हैं। चंकिंग मतलब जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा मीनिंगफुल यूनिट बना लेना, जिसे याद रखना या इस्तेमाल करना आसान हो। अच्छा, इससे क्या होता है, उनका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, वो कम लेकिन ज्यादा जरूरी चीजों पर फोकस कर पाता है। अच्छा, तो फोकस बढ़ जाता है। हाँ, और जब आप इतनी गहराई से फोकस करते हैं तो बाहर की दुनिया जैसे धीमी लगने लगती है। जैसे समय धीमा हो गया हो? हाँ, कुछ वैसे ही। आप मतलब सामने वाले की पलक झपकने जैसे छोटे से मोमेंट का भी फायदा उठा सकते हैं। वो जगुआर वाली कहानी में तो जान का खतरा था, जिसने फोकस एकदम तीव्र कर दिया। लेकिन अभ्यास से भी हो सकता है। हाँ, गहन अभ्यास से बिना खतरे के भी ये बढ़ी हुई जागरूकता, ये तेज फोकस पाया जा सकता है। तो इन सब बातों से गुजरने के बाद ये तो साफ है कि महारत सिर्फ घंटों की मेहनत नहीं है, बल्कि सीखने का एक खास नजरिया चाहिए। हाँ, एक माइंड सेट। हार को स्वीकारना, गहराई चुनना और मुश्किलों में भी अवसर देखना। कैसी कुछ लोग इतने भयंकर दबाव में भी मतलब कमाल कर जाते हैं, जबकि बाकी एकदम बिखर जाते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। ये प्रदर्शन और सीखने की जो कला है ना। बिल्कुल। और ये सब जुड़ा है तनाव से, आराम से और हाँ, अपनी भावनाओं को समझने और कह सकते हैं काबू करने की क्षमता से। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि बस लगातार जोर लगाते रहो तभी बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, पर ऐसा है नहीं। अच्छा। हाँ, लंबे समय तक टिके रहना है, हाई परफॉर्मेंस देनी है, तो तनाव और आराम का सही बैलेंस चाहिए। स्ट्रेस एंड रिकवरी जिसे कहते हैं। स्ट्रेस एंड रिकवरी मतलब जैसे मैराथन वाला धावक बीच बीच में थोड़ा सुस्ताता है। बिल्कुल वही। दिमागी काम में भी यही चाहिए, छोटे छोटे आराम के पल। हाँ, जैसे मैंने पढ़ा था शतरंज के खिलाड़ियों के बारे में, हर चाल के बाद थोड़ा थोड़ा तनाव कम करते हैं। सही। या टेनिस में देख लीजिए, पॉइंट्स के बीच वो कुछ सेकंड कैसे शांत रहते हैं। कि टॉप खिलाड़ी जैसे इवान लेंडल, वो मैच के दौरान जल्दी शांत होने में माहिर थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिमागी नहीं है, शारीरिक भी है। जैसे इंटरवल ट्रेनिंग होती है ना, तेज दौड़ो फिर धीरे हो जाओ। हाँ, कसरत में करते हैं। हाँ, उससे स्टैमिना तो बढ़ता ही है, पर दिमागी रूप से भी आप सीखते हैं कि कैसे तनाव से निकलकर वापस फोकस करना है। ये तो पढ़ाई, काम, सब जगह काम आ सकता है फिर। हर जगह। ध्यान लगाते हुए भी जब मन भटके, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, फिर से शुरू कीजिए। इससे आप ज्यादा लचीले बनते हैं और कई बार बेहतरीन आइडियाज तभी आते हैं जब दिमाग थोड़ा शांत होता है। लेकिन ये डर भी तो रहता है कि आराम किया तो कहीं फोकस ही ना टूट जाए, वापस कैसे लाएं ध्यान। हाँ, ये चिंता होती है। यहीं पर वो अपना ट्रिगर बनाने वाली बात आती है, एक मेंटल स्विच जैसा। मेंटल स्विच? हाँ, वो कैसे? किताब में एक अच्छा उदाहरण था। कोई व्यक्ति था, उससे बच्चे के साथ खेलकर बहुत शांति मिलती थी। तो उसने क्या किया, खेलने से ठीक पहले एक रूटीन बना लिया। कैसा रूटीन? जैसे हल्का नाश्ता, थोड़ा ध्यान, स्ट्रेचिंग, शायद कोई खास गाना सुनना रोज। अच्छा। धीरे धीरे क्या हुआ, वो रूटीन उस शांत, फोकस्ड मानसिक स्थिति से जुड़ गया। ओके। फिर आप उसी रूटीन को या उसके बहुत छोटे रूप को किसी भी तनाव वाली स्थिति से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई जरूरी मीटिंग हो। अरे वाह। और कमाल यह है कि इसे छोटा करते करते सिर्फ एक गहरी सांस लेने जितना छोटा भी किया जा सकता है। बस वो कनेक्शन बनना चाहिए। इसमें साधना लगती है, एकदम से नहीं होता। ये तो कमाल की तकनीक है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान जो भावनाएं आती हैं, खासकर गुस्सा। गुस्सा मुश्किल चीज है। वो रूपक था ना सैंडल बनाने वाला, या तो पूरे कांटेदार रास्ते पर चमड़ा बिछाओ या अपने पैरों के लिए सैंडल बना लो। बिल्कुल, मतलब बाहरी हालात बदलने से बेहतर है खुद को अंदर से तैयार करना। सही। क्योंकि गुस्सा, डर ये प्रदर्शन बिगाड़ सकते हैं और इन्हें दबाना भी लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। तो फिर करें क्या? सबसे अच्छा तरीका है उन्हें महसूस करें, स्वीकार करें और फिर उनकी ऊर्जा को अपनी एकाग्रता में बदल दें। ऊर्जा को एकाग्रता में? जैसे माइकल जॉर्डन थे या रेगी मिलर। वो अक्सर विरोधियों के ताने या आलोचना को अपनी आग बना लेते थे, उस गुस्से को खेल में झोंक देते थे। हाँ, सुना है। किताब में भी शतरंज और मार्शल आर्ट्स के उदाहरण थे। बिल्कुल। जब सामने वाले ने बेईमानी की तो गुस्सा तो आया, लेकिन फिर सीखा कि पहले उस गुस्से से जुड़े डर को समझो, अपनी कमी देखो। अच्छा। फिर उस कमी को दूर करो और उस ऊर्जा को फोकस बढ़ाने में लगाओ। कई बार आपका सबसे मुश्किल प्रतिद्वंदी ही आपका सबसे अच्छा टीचर बन जाता है। ये गहरी बात है। हाँ, और देखिए, हर किसी के लिए ट्रिगर अलग होता है।
कोई शांत रहकर अच्छा करता है, कोई चुनौती या हल्के गुस्से से। जैसे वो शतरंज चैंपियन थे पेट्रोसियन, मूड के हिसाब से खेलते थे। हाँ, टिग्रान पेट्रोसियन और गैरी कस्पारोव तो कई बार सिर्फ आत्मविश्वास दिखाने का अभिनय करते थे और धीरे धीरे वो सच में आत्मविश्वास महसूस करने लगते थे। कमाल है, मतलब खुद को समझना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, जानना कि कौन सी मानसिक स्थिति आपको बेस्ट परफॉर्म करने में मदद करती है। और ये सारी चीजें, ये सब सीख ताइवान में 2004 की वर्ल्ड टाइची चैंपियनशिप में एक साथ काम आई। हाँ बिल्कुल, वहीं पर इन सब तकनीकों का असली इम्तिहान हुआ, क्योंकि वहां सब कुछ अप्रत्याशित था। क्या क्या हुआ? नियम बदल दिए गए एन मौके पर, रिंग का साइज बदल गया, कुछ जज थोड़े पक्षपाती लगे और एक बहुत ही तगड़ा प्रतिद्वंदी था, बफेलो नाम का। ओहो, बफेलो। हाँ, तो वहीं पर यह सब काम आया। हर मैच के बीच वो स्ट्रेस रिकवरी, तनाव कम करना, शांत रहना। जैसे ही तनाव बढ़ता, वो पहले से तैयार मेंटल स्विच, जैसे गहरी सांस। और वो कंधे की चोट भी थी शायद। हाँ, कंधे की चोट थी और बफेलो की ताकत। इन चुनौतियों को रणनीति में बदलना पड़ा। कैसे? जैसे चोट की वजह से जानबूझकर सीधी टक्कर से बचना, साइड में रहना, आउटसाइड पोजीशन जैसे कहते हैं, या फिर एनाकोंडा जैसी खास तकनीक इस्तेमाल करना। एनाकोंडा? हाँ, वो एक तरह की पकड़ है और जजों के फैसलों से जो निराशा हुई उसे अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने देना। फाइनल मुकाबला कैसा रहा? बहुत मुश्किल। एक कैटेगरी थी फिक्स्ड स्टेप, उसमें तो जीत गए, पर दूसरी मूविंग स्टेप, उसमें भयंकर टक्कर हुई, कुछ फैसले विवादित रहे और आखिर में साझा चैंपियनशिप हुई। अच्छा, मतलब ड्रॉ जैसा? हाँ, कह सकते हैं। यह अनुभव दिखाता है कि तैयारी कितनी भी हो, असली परीक्षा तो अप्रत्याशित हालात में ही होती है और जीतने के लिए कई बार आपको अपनी लिमिट्स तक जाना पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो शिखर पर प्रदर्शन के लिए सिर्फ स्किल काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मानसिक मजबूती, बदलते हालात में ढलने की क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी, और खुद को गहराई से समझना, ये सब उतना ही जरूरी है। तनाव और आराम का संतुलन साधना। हाँ, भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना। बिल्कुल। और अचानक आई मुश्किलों के लिए तैयार रहना, ये सब मिलकर ही एक बेहतरीन परफॉर्मर बनाते हैं। सही कहा। उम्मीद है इस बातचीत से प्रदर्शन और सीखने की कला के कुछ अहम पहलू समझने में मदद मिली होगी। और शायद ये भी कि मुश्किलों को ही कैसे आगे बढ़ने का जरिया बनाया जा सकता है। हाँ, ये भी एक जरूरी सीख है। तो क्या ये चर्चा उपयोगी लगी? कोई खास बात या कोई तरीका जो दिलचस्प लगा हो? हम जानना चाहेंगे कि इस तरह के विश्लेषण पर क्या विचार है और इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं।